Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and today we will discuss the continued chapter of P block. In that P block we will discuss the NCRT solution. Okay, तो now discuss. तो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा अब तक हमने जो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस थे 1 to 10 डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन डिस्कस. तो आई होप यू विल ईजिली अंडरस्टैंड. ओके लेट्स स्टार्ट. तो बेटा पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन जो है कि एक्सप्लेन वाई NH3 यानी अमोनिया इज बेसिक वाइल BiH3 इज फीबली बेसिक. अब बात आती है कि जो अमोनिया है वो बेसिक क्यों है जबकि नाइट्रोजन के पास भी उतने लोन पेयर है, बिस्मिथ के पास भी उतने लोन पेयर है, फिर भी बेसिसिटी करेक्टर जो है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा है. कॉमन सी बात क्या है बेटा, एक बात है कि भाई जो बेसिसिटी है किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर पे. अब लोन पेयर तो दोनों पे है. फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कि जिसके ऊपर जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो तभी वो क्या करेगा, इजली से क्या कर पाएगा बेटा, डोनेट कर पाएगा. क्लियर. अब यहाँ पर आप देखो तो नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉल है और बिस्मिथ का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है. और ये कहा जाता है स्मॉलर द साइज हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर. क्लियर. तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज होता चला जाता है और सबसे ज़्यादा लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास रह जाती है, नाइट्रोजन के पास रह जाती है. इस वजह से आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन इज अ हाईली बेसिक इन नेचर. तो मैं अब आपका आंसर पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है, कैसे लिखना है. तो बेटा नाइट्रोजन हैज ए स्मॉल साइज ड्यू टू विच द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसनट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन. नाइट्रोजन का जो साइज है स्मॉल है जिसकी वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल रीजन के अंदर ऑक्यूपाई कर जाते हैं. दिस मीन्स दैट चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाई in case of nitrogen. On moving down the group, the size of the central atom increase and the charge get distributed over a large area, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. हैंस यू कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट हाइड्राइड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. ओके क्लियर. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7.12 है. 12 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन एज exist as a diatomic molecule and phosphorus as a P4. यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा कैटिनेशन पावर. अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कैटिनेशन पावर किसकी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे फास्फोरस की. क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस क्या है, एक से ज़्यादा एटम के साथ मतलब अपनी बॉन्डिंग बना सकता है. जैसे आप देखा होगा कि नाइट्रोजन तो ओनली N2 में एग्जिस्ट करता है, N3 नहीं होता. ठीक है, जबकि फॉस्फोरस जो है बेटा वो P4 बना सकता है. तो इस वजह से और दूसरी बात क्या है, जो नाइट्रोजन है उसकी क्या है, स्मॉल साइज है एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू पी पाई बॉन्डिंग. तो आंसर पढ़ रहा हूँ बेटा मैं. नाइट्रोजन ओइंग टू इट्स स्मॉल साइज हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. अब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि दूसरा N2 जो है वो भी दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और दोनों के पास क्या होगा बेटा, पी ऑर्बिटल होगा, तो दोनों मिलकर बनाते हैं पी पाई. ठीक है. Thus, nitrogen form a very stable diatomic molecule N2. On moving down the group, the tendency to form p pi bond decrease कर जाता है. क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते तो साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. तो therefore phosphorus like other heavier metal exist in the P4 state. क्लियर बेटा. नेक्स्ट बेटा राइट 13 क्वेश्चन है बेटा. राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस. ठीक है. तो ओके तो क्या डिफरेंस है बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस के बीच में, तो देखते हैं. पहला है बेटा वाइट फास्फोरस. तो वाइट फास्फोरस होता है वो सॉफ्टी एंड वैक्सी सॉलिड होता है. इट पोसेस एक गार्लिक स्मेल होती है किसकी, वाइट फास्फोरस की. तो हम पहले फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं इसका. आपका सॉफ्ट एंड वैक्सी सॉलिड होता है, गार्लिक स्मेल होती है. और ये कैसा होता है, हार्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है और विदाउट एनी स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होती. सेकंड है बेटा इट इज़ ए पॉइजनस. कौन सा, वाइट फास्फोरस, जबकि रेड फास्फोरस जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है. तीसरा बेटा पॉइंट है इट इज़ ए इनसोल्यूबल इन वाटर. कौन सा, वाइट फास्फोरस, बट सोल्यूबल इन ए कार्बन डाइसल्फाइड. अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिजोल्व करते हो तो वाइट फास्फोरस डिजोल्व हो जाता है. और ये जो आपका ये रेड फास्फोरस है इट इज़ इनसोल्यूबल इन बोथ किस में बेटा, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड. थर्ड है इट अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन, जबकि इट इज़ रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है.
नेक्स्ट है बेटा इन बोथ सॉलिड एंड वेपर स्टेट इट एग्जिस्ट एज ए P4 मॉलिक्यूल। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर इसका, और इट एग्जिस्ट एज चेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मिलता है ये इस तरह से आपको। क्लियर हो गया। इसके बाद है बेटा अब हमारा हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फास्फोरस, कि नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन पावर है वो कम क्यों है देन फास्फोरस से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो फास्फोरस है P4 में एग्जिस्ट करता है, जबकि नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है बेटा, N2 में एग्जिस्ट करता है। तो पेज नंबर हम बेटा 7 पे मूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इसमें आंसर दिखा है कि कैटिनेशन इज मच मोर कॉमन इन ए फास्फोरस कंपाउंड देन इन नाइट्रोजन कंपाउंड। दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिवली वीकनेस ऑफ NN सिंगल बॉन्ड। आपने देखा होगा नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड में NN में नहीं होती, जबकि आपका नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है, फिर N ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, p बॉन्डिंग बनाता है वो, एज कम्पेयर टू द PP बॉन्ड। ठीक है, सिंस नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर there is a greater repulsion of electron density of the two nitrogen atom thereby weakening of NN single bond। तो आप बस इतना से समझ सकते हो कि जो NN बॉन्ड होता है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है जो कि क्या क्या है, काफ़ी वीक है एज कंपेरिजन टू PP बॉन्ड। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन की कैटिनेशन पावर है बहुत ही वीक है एज कंपेरिजन टू फास्फोरस। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद है राइट द डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ H3PO3। तो ये भी बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो भी इस बार नहीं है, सिर्फ हमारा सिर्फ इसमें, ठीक है। तो बट इसको तो हम करेंगे कंटिन्यू। राइट द डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ H3PO3 ऑन हीटिंग ऑर्थोफॉस्फोरस, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन देता है, तो ये आपने लिखना है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जो फास्फोरस होता है बेटा वो दोनों स्टेट में लाई कर सकता है, +3 में भी +5 में भी, ठीक है। तो इस वजह से PCl5 कैन ओनली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट फास्फोरस कैन शो +5। तो इसलिए इन फास्फोरस जो है इज हाइएस्ट ऑक्सीजन +5 है, हाउएवर इट कैन डिक्रीज इट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब फास्फोरस जो है PCl5 जो है वो अपने ऑक्सीजन स्टेट को डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना इस बात को कि जो फास्फोरस है +3 में जा सकता है बट +5 से ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं कि जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो आपने इनको जस्टिफाई करना। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 16, इनको हम कलेक्टिवली कार्ड क्या बोलते हैं, चाल्कोजन। क्या बोलते हैं बेटा, चाल्कोजन बोल देते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट क्या है, NH2NP4। क्लियर हो गया। इसके बाद है जबकि नाइट्रोजन जो है वेरी करता है फ्रॉम 2 to 6। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं हम ग्रुप 16 की, कि ग्रुप 16 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब आपको पता ही है ग्रुप 16 के बारे में, जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यानी NH2NP4 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दे शुड डिस्प्ले ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 ओनली ऑक्सीजन प्रिडोमिनेटली शो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ, वैसे मैंने सारा कराया हुआ है आपको कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हो आप, उसमें मेनली हाँ ऑक्सीजन जो है बेटा -2 ऑक्सीजन स्टेट में तो लाई कर सकता है, बट एक केस में वो ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है जब ऑक्सीजन की आप बॉन्डिंग बनाते हो किसके साथ, OF2 के साथ। क्योंकि एक फ्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अदरवाइज ऑल अदर के साथ अगर किसी के साथ भी इसकी अगर आप कंबाइन कराओगे तो ऑक्सीजन ऑलवेज क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह शो करेगा और माइनस ऑक्सीजन स्टेट ही शो करेगा। बट फ्लोरीन के केस में ऑक्सीजन स्टेट इसकी +2 हो जाती है। अदर के केस में ऑक्सीजन जो -1 भी शो कर सकता है, बट जो अदर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप है वो बेटा +4 +6 भी शो कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, d ऑर्बिटल है, ठीक है।
तो मैं आपको इसका पूरा पढ़ के समझा देता हूँ। एज दीज एलिमेंट हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, दे शुड डिस्प्ले ऑन ऑक्सीजन स्टेट -2। However, only oxygen predominantly show an oxidation state of -2 owing its किसकी वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। It also exhibit the oxygen state of -1 H2O2 and 0 in case of O2 and +2 OF2 के केस में। However, the stability of -2 oxygen state decrease कर जाती है on moving down the group. This is due to decrease in the electronegativity of the element. बाकी की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है जितने की इसकी ऑक्सीजन की होती है। The heavier element of the group show an oxygen state of +2, +4 and +6 due to availability of a d orbital. थर्ड है बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, बिल्कुल सही बात है, ये हाइड्राइड बना दे सकते हैं। ऑक्सीजन सल्फर आल्सो फॉर्म हाइड्राइड, किस टाइप के, S2E2 टाइप के, एंड दीज हाइड्राइड आर क्वाइट वोलेटाइल इन नेचर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम कि वाई इज डाई ऑक्सीजन गैस बट सल्फर इज सॉलिड, कि जो O2 तो है वो तो गैस की फॉर्म में है बट सल्फर सॉलिड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे फिर बेटा कैटिनेशन की पावर पे आ जाती है कि जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक में एग्जिस्ट करता है जबकि सल्फर जो है S8 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। ऑक्सीजन इज स्मॉलर साइज एज कंपेरिजन टू सल्फर, ड्यू टू स्मॉलर साइज इट कैन इफेक्टिवली फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ऑल्सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऑक्सीजन जो होता है वो वीक होता है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होता है जिसके कारण ये किस में एग्जिस्ट करता है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड सल्फर डज नॉट फॉर्म S2 M2 मॉलिक्यूल बट एग्जिस्ट एज ए पकड़ लाइक स्ट्रक्चर, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 की फॉर्म में लाइक करता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा कि नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर O नेगेटिव एंड O से O2 नेगेटिव, इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है बेटा। अगर आप O में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो इजीली से ऐड कर लेते हैं, तो क्योंकि हमें उसकी पता किससे पता चला, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, और वो कितनी दे रखी है, -41, और दूसरी दे रखी है 702। तो बेटा मैंने आपको बता रखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैल्यू क्या बताते हैं, वैल्यू से आपको कैसे चलता है, कहते हैं जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जब O में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव अच्छी आती है, बट जब आप O में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो पॉजिटिव आती है। इसका मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं लेना चाह रहा, इससे पता चलता है। क्यों, क्योंकि जो O पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, अब उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया, तो जिसकी वजह से जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो थोड़ा सा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस वजह से नहीं हो रहा। तो मैं बताता हूँ क्या है, कह रहे स्टेबिलिटी ऑफ, आपने कंसिडर करना लैटिस एनर्जी फैक्टर, ओके, इसी से डिस्कस करते हैं। कह रहे स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन इट्स लैटिस एनर्जी, किस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है, ओके। मोर द लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड मोर विल बी द स्टेबल, मीनिंग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है वो लैटिस एनर्जी होती है। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कैरिड बाय आयन, ठीक है, लैटिस एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज कैरिड बाय आयन। व्हेन ए मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन द लैटिस एनर्जी ऑफ द ऑक्साइड इन्वॉल्व O2 नेगेटिव में चली जाती है जब मेटल कंबाइन करेगा, तो इज मच मोर देन किससे है बेटा, ऑक्साइड इन्वॉल्व O नेगेटिव, वो बहुत ही ज़्यादा है O2 नेगेटिव की देन किससे, O नेगेटिव से। हैंस द ऑक्साइड आयन जो होता है आर मोर स्टेबल होता है देन ऑक्साइड हैविंग O नेगेटिव, हैंस वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल देन फॉर्मेशन ऑफ O नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम, विच एरोसोल डिप्लेट ओजोन, कि भाई कौन सा एरोसोल होता है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। तो आंसर है फ्रियोन है। फ्रियोन में किसको आप बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आर एरोसोल दैट एसिलेट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मॉलिक्यूल ऑफ द CFC क्या करता है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म द क्लोरीन फ्री रेडिकल दैट कंबाइन विद ओजोन टू फॉर्म ऑक्सीजन। कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मॉलिक्यूल ऑफ CFC वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और वो क्या बनाता है, टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल बना लेता है। जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है बेटा वो ओजोन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन बना लेता है, तो जिसकी वजह से ओजोन क्या हो गई, डिप्लेट हो रही है। क्योंकि ओजोन डिप्लेट क्यों हो रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की फॉर्म में जा रही है, और ऑक्सीजन की फॉर्म में कब जा रही है, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल आ रहा है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल कब आ रहा है, CFC से आ रहा है। ये इस तरह ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि आप H2SO4 कैसे बना सकते हो।
बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो सबसे पहला है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है सल्फर और सल्फाइड और को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बना लेते हैं। फर्दर फिर हम SO2 को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन SO3 में इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट। यानी SO2 को पहले हमने S को या S8 को SO2 में कन्वर्ट करा, फिर हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टेप 3 है, जैसे ही SO3 बनेगा, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा आप H2SO4 डालोगे, SO3 प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब ऑन H2SO4 टू गिव ओलियम बनाता है। क्या बनाता है, ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7 होता है। दिस ओलियम देन इज देन डाइल्यूट टू ऑब्टेन H2SO4 of the desired concentration. In practice, the plant is operated at 2 bar pressure and 720 Kelvin temperature. The sulfuric acid thus obtained is 96 to 98% pure मिलती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ SO2 इज एन एयर पोल्यूटेंट, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किस तरह से एयर पोल्यूटेंट का काम करता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका 722 है। तो सब किसके कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पढ़ते हैं कैसे हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है मेनली वो आपके एनवायरनमेंट को हार्म करता है। तो किस तरह से करता है, सबसे पहला पॉइंट, इट कंबाइन विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है बेटा उसके अंदर मॉइस्चर तो होता ही है, और मॉइस्चर के साथ ये एकदम रिएक्ट करके H2O क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी एसिड रेन बन जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जो ताजमहल होते हैं, जो उसकी वॉल्स होती हैं, उसके जो फ्लोर है वो सब क्या हो गए, डैमेज होते जाने लग रहे हैं ड्यू टू कोरोजन, ड्यू टू एसिड रेन की वजह से उनकी शाइनिंग ख़त्म होती जाने लग रही है। तो एसिड रेन डैमेज द सोइल को डैमेज करती है, प्लांट्स, बिल्डिंग, स्पेशली दोज मेड ऑफ मार्बल, जो मार्बल के बने होते हैं। और आपका जो ताजमहल है जो वो भी क्या है, मार्बल का बना हुआ है। तो इसलिए SO2 क्या करता है, जो होता है एसिड रेन बनाता है। एसिड रेन कैसे बनाएगा, क्योंकि मॉइस्चर से बनाएगा, और मॉइस्चर कहाँ है बेटा, एटमॉस्फेयर में है। और SO2 जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाती है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एकदम से क्या बना देती है बेटा, H2SO4। दूसरा है बेटा, इवन इन वेरी लो कंसनट्रेशन, अगर बहुत कम कंसनट्रेशन हो, SO2 कोज इरिटेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर इसकी कंसनट्रेशन भी कम होती है तो फिर भी ये रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम कर देता है, रेस्पिरेशन में, ठीक है, जिसकी वजह से इट कॉज थ्रोट एंड आई इरिटेशन एंड कैन आल्सो अफेक्ट द लैरिंग्स टू कॉज द ब्रेथनेस, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको डैमेज कर देता है अगर कंसनट्रेशन कम भी हो, ठीक है। थर्ड है बेटा, इट एक्सट्रीमली हार्मफुल टू प्लांट के लिए तो हार्मफुल है ही है। प्लांट एक्सपोज टू सल्फर डाइऑक्साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम लूज कलर फ्रॉम देयर लीव्स। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का एक्सप्लोड कर दें किस पे, प्लांट्स पे, तो जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की लीव होती हैं, वो अपना कलर बिल्कुल क्या कर देंगी, लीव कर देगी, ठीक है, लूज कलर फ्रॉम देयर लीव्स एंड दिस कंडीशन इज नोन एज अ क्लोरोसिस। उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस कब हुआ, जब प्लांट्स का कलर चला जाता है। किसकी वजह से जा रहा है, H2SO, जो भी आप सल्फर डाइऑक्साइड का अगर स्प्रे वगैरह होता है। दिस हैपन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो 3 इसके मेनली फैक्टर हैं SO2 का। सबसे पहला एसिड रेन, दूसरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तीसरा फॉर हार्मफुल फॉर प्लांट। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद है 23, वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो हेलोजन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं, बताइए। जो आपको पता ही है, जो फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, बिल्कुल गेन करने की होती है। तो जो बेटा दूसरों से जो मतलब गेन करेगा, दूसरों से गेन करेगा, यानी दूसरों को क्या कराएगा, लॉस कराएगा ना। खुद तो गेन करा इसने, खुद तो गेन करा, दूसरों को क्या करा दिया, लॉस करा दिया। तो जब भी तो ये गेन करेगा, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो विच ऑक्सीडाइज टू द अदर एंड सेल्फ क्या हो जाता है, रिड्यूस। और रिड्यूस का मतलब होता है गेन करना। और हेलोजन्स जो होते हैं इनकी टेंडेंसी है ये क्या करने की बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो सिंपल सा यही हुआ कि जो हेलोजन्स होते हैं इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इंस्टेंटली ये क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करना सोचेंगे, ठीक है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं अब, NH2 NP5 है,
यानी इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। थस हैलोजन नीड ओनली वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एंड ऑल्सो हैलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। देयरफॉर दे हैव ए हाई टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, हैंस दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ। इसके बाद है एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF। तो बेटा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ओनली वन ऑक्सो एसिड बनाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज की वजह से। क्लियर हुआ। इसके बाद है बेटा 25 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई इंस्पायर्ड द नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद क्लोरीन डज नॉट। कहता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब देखी गई तो दोनों की सेम कंसिडर करी गई, फिर भी ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता जबकि क्लोरीन नहीं बनाता। तो रीज़न कहाँ आ गया बेटा? साइज पे आ जाता है सीधा। जो ऑक्सीजन है उसका स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उस पर, तो इस वजह से। ठीक है, तो बस का आंसर हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं कि बोथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव ऑलमोस्ट द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बट क्लोरीन रेयरली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लोरीन जो होता है बहुत ही कम बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज स्मॉलर साइज एज ए रिजल्ट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन के पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू।